नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां प्रतिदिन जितनी भी घटना होती है उससे जितने भी सवाल बन सकते हैं जो वनडे एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन सबको डिस्कस किया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डेली एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, देखिए। धैर्य रखने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। तो धीरज धारण करना चाहिए हम लोगों को। इससे क्या होगा, समय के साथ हम मेहनत करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बोला भी जाता है, धीरज धर्म मित्र और नारी विपत्ति काल परखिया चारी। विपत्ति के समय में जब मुसीबत में हो तो धीरज धर्म मित्र और एक और चीज है वो तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इन लोगों को परखा जाता है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, धीरज धरे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। शुरू करते हैं पहले सवाल को, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में राहुल भावे, ध्यान रखिएगा, राहुल भावे को किस संगठन के प्रबंधन निदेशक क्या होता है, एमडी, और साथ ही साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसका मतलब सीईओ, दोनों पद दिया गया है। किस संगठन के बारे में बताना है कि किस संगठन में इनको नियुक्त किया गया है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, या फिर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में किया गया है, या फिर यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में किया गया है, या फिर एसईबीआई सेबी स्टॉक एक्सचेंज जो देखता है उसके। ठीक है, तो इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ठीक है, तो इसमें किया गया है, जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसके अंदर किया गया है इनको। कितने साल के लिए, समय ध्यान रखिएगा, 3 साल की अवधि के लिए यहाँ पे किया गया है और ये परमानेंट है। ठीक है, इनको ऐसा नहीं है कि कार्यवाहक के रूप में अभी कुछ दिन के लिए इनको नियुक्त नहीं किया गया है, परमानेंट 3 साल की अवधि तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है राहुल भावे को। ठीक है, कौन कौन सा पद मिला है, तो एमडी और सीईओ दोनों का दोनों पद इनको दिया गया है। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की गई है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठती है जिसको बोलते हैं कैबिनेट नियुक्ति समिति। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कमेटी बैठती है जो इलेक्ट करती है कि किनको यह पद दिया जाए। उसी के द्वारा मंजूरी दी गई, और जैसी मंजूरी दी गई तो अगले 3 साल के लिए इनको यह पद दे दिया गया, इनको नियुक्त कर दिया गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी आपको पता होगा कहाँ पे है, गुजरात। ध्यान रखिएगा, गिफ्ट सिटी कहाँ पे है, गुजरात। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है लिखा हुआ भी, देख लीजिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के का जबरदस्त यहाँ कॉम्बिनेशन है गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी जो है नवीनतम, अभी हाल ही में जो वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक आया है, जीएफसीआई 37th, ये जो अभी हाल ही में किया गया है, इसमें कौन सा रैंक मिला है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो इंडिया में तो गिफ्ट सिटी फर्स्ट पे है, इंडिया में देखिएगा, इंडिया में फर्स्ट है, फर्स्ट इन इंडिया। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड पहले से इसमें सुधार हुआ है, पहले से अब नया सुधार करके यह 46वें स्थान पे आ गया है। पहले कहाँ था, तो पहले 52वें स्थान पे था। ध्यान रखिएगा, 52वें स्थान पे था पिछले साल, लेकिन अभी 46वें पायदान पर आ चुका है यहाँ पे, और ज्यादा इसमें सुधार हुआ है। जबकि बात करें भारत के अन्य शहर जैसे मुंबई, तो मुंबई अभी 52वें स्थान पे है। मुंबई अभी किस स्थान पे है, 52वें स्थान पे। और दिल्ली जैसे शहर की बात करें जो हमारी राजधानी भी है, तो दिल्ली जो है 60वें स्थान पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अभी हाल ही में वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक आया है इसमें। अब इससे क्या होता है कि एक उभरते हुए वैश्विक वित्तीय केंद्र जो है, इसकी स्थिति का जायजा लिया जाता है कि यह जो है वित्त के हिसाब से, मतलब हमारे बिजनेस फाइनेंस के हिसाब से यह शहर जो है, यह माहौल जो है सही है या नहीं। तो उस बेसिस पे ये पूरा का पूरा रैंकिंग बनाया जाता है, जिसमें गुजरात का जो इंटरनेशनल फाइन टेक सिटी है गिफ्ट, ये 46वें स्थान पे है और भारत में प्रथम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025, अच्छा ये अभी चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है। तो अगर कोई पूछे कहाँ पे चल रहा है, तो देश ध्यान रखना है, जॉर्डन देश। कौन सा ध्यान रखना है, जॉर्डन। जॉर्डन देश, जॉर्डन वही देश है जो यहाँ के किंग है। ये सीधे मोहम्मद साहब जो थे, मोहम्मद पैगंबर, उन्हीं के एंसेस्ट्री में आते हैं, उन्हीं के जस्ट उन्हीं के वंशज हैं ये लोग। ठीक है, तो जॉर्डन देश के किंग ही हैं जो उनके अपने, जो उनका अपना वंश था उसके हैं। तो जॉर्डन में ही अभी अमान में किया जा रहा है, शहर का नाम ध्यान रखिएगा, अमान में। ठीक है, तो ये अमान में किया जा रहा है। यहाँ पे 47 किलो जो ग्रीको रोमन एक तरह का खेल है, ये है कुश्ती। कुश्ती में एक कैटेगरी है ग्रीको रोमन, वहां 97 केजी कैटेगरी में भारत के लिए कांस्य पदक, 97 केजी में जीता है नितेश सिवाच ने। नितेश सिवाच ने यहाँ पे 97 केजी के लिए जीता है। अगर इनका बात किया जाए तो ये है सुनील कुमार, ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है, सुनील कुमार। इन्होंने भी जीता है
इन्होंने जीता है 87 केजी में। कितने केजी में, ध्यान रखिएगा, 87 केजी में। अच्छा, इन्होंने किसको हराया है? चीन। यहाँ देखिए चीन के यहाँ खिलाड़ी हैं, चीन के जियाक्सिन जियाक्सिन हुआंग को 5-1 से यहाँ पे हरा दिया है और भारत का पहला कांस्य पदक जीता। और इसके तुरंत बाद, इसके बाद जो 97 केजी का ग्रीको रोमन था, ठीक है, जो 97 केजी का ग्रीको रोमन वर्ग था, उसके अंदर नितेश सिवाच ने यहाँ पे दूसरा कांस्य पदक जीत लिया है। तो 97 केजी में भी जीत गया है इंडिया और 87 केजी में भी जीत गया है। दो अलग अलग वेट क्लासेस में। अलग अलग वेट क्लास होता है कुश्ती में, क्या होता है, अलग अलग वेट क्लास होता है। अलग एक वेट क्लास में सिर्फ उसी वजन के खिलाड़ी लड़ते हैं। जैसे ये अगर 87 केजी में लड़ रहा है तो इनका भी वजन क्या होगा, 87 केजी होगा। और ये जो है चीन के, इनका भी वजन क्या होगा, 87 केजी होगा। नहीं तो मान लीजिए एक 100 केजी के पहलवान को लड़ा दिया जाए 40 केजी के पहलवान के साथ, तो वहां पे जो प्रतिस्पर्धा होगी, वहां पे जो कंपटीशन होगा, वो फेयर नहीं हो पाएगा। इसी कारण कुश्ती वगैरह में क्या किया जाता है, जो भी इस तरह का कॉम्बैट स्पोर्ट होता है, उसमें क्या होता है, इस तरह के स्पोर्ट्स में वेट क्लासेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं, देखिए ध्यान रखिएगा, महिला और युवा दोनों को, सिर्फ युवा को नहीं है, महिला और युवा दोनों को है, ठीक है। विकल्प से आप लोग थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये संस्थान बताना है कि किस संस्था के साथ समझौता यहाँ पे किया गया है। तो इसका विश्व बैंक नहीं, विश्व बैंक के साथ नहीं, यूनिसेफ युवा, यूनिसेफ युवा के साथ किया गया है। नीति आयोग के द्वारा भी नहीं किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भी नहीं किया गया। किसके साथ किया गया है, तो यूनिसेफ युवा के द्वारा यहाँ भारतीय जो विकास मंत्रालय है, इस इन दोनों के बीच में यहाँ हस्ताक्षर किया गया आशय पत्र पर। और इनका काम क्या होगा, अब इनका काम होगा यही, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना, ठीक है। तो जितने भारत भर के जो पिछड़े हुए ग्रामीण महिला हैं और युवा हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मंत्रालय के जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, राज्य मंत्री लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है साथियों। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड थिएटर डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे आपको पता होगा, रंगमंच, ठीक है। तो कला के क्षेत्र में जो रंगमंच है, रंगमंच पे यहाँ थिएटर डे मनाया जाता है। डेट ध्यान रखना है आपको, 27 मार्च। डेट क्या है, 27 मार्च, हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1961 में शुरुआत हुई थी। 1961 में शुरुआत किया गया था यहाँ पे इंटरनेशनल 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 थिएटर इंटरनेशनल थिएटर जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट। अच्छा, तो इसके द्वारा शुरुआत किया गया था 1961 में, लेकिन मनाना शुरू हुआ है, पहला आयोजन इसका हुआ है 1962 में, ठीक है। तो यहाँ शुरुआत किया गया है और यहाँ से मनाना शुरू किया गया है। अभी भी मनाया जाता है हर साल 27 मार्च को। हर साल कब मनाया जाएगा इसको, 27 मार्च को मनाया जाएगा। जो रंगमंच की कला है, जो उसके कलाकार हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, इनके सम्मान में पूरे विश्व स्तर पे इसको मनाया जाता है। भारत में भी है थिएटर के लिए एनएसडी वगैरह, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ पे थिएटर का बहुत सारा कार्यक्रम होता है। इससे बहुत सारे कलाकार अभिनेता भी निकलते हैं, जैसे मनोज बाजपेयी हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए, आपके राजपाल यादव हो गए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग कलाकार यहाँ से निकलते हैं। पहले के पुराने कलाकारों में देखें तो नसीरुद्दीन शाह है, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लोग हैं, तो बड़े बड़े कलाकार यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। अच्छा, अभी वर्ल्ड रेसलिंग चल रहा है, बताया ही था, कहाँ पे चल रहा है, जॉर्डन में। कहाँ पे चल रहा है, जॉर्डन। तो जॉर्डन में चल रहा है एशिया के लिए, देखिए एशिया के लिए ही चल रहा है। सीनियर या जूनियर जो भी यहाँ चल रहा है, ये पूरे किसके लिए चल रहा है, एशिया के लोगों के लिए चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर खिलाड़ी एशिया के ही भाग लिए हैं। तो इनके ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है, तो ब्यूरो सदस्य के रूप में भारत के ही संजय सिंह को यहाँ पे चुना गया है। टोटल 38 वोटिंग थे, तो 38 में से इनको लगभग लगभग 22, मतलब टोटल 22 वोट मिले हैं, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे समझिए कि 50% से ऊपर हो गए, तो इनको यहाँ पे नियुक्त कर लिया गया, इनको सम्मेलन में। अब ये अभी कार्यक्रम चल रहा था, उसके दौरान ही हुआ है, ठीक है। जो ये कार्यक्रम चल रहा है जॉर्डन में, इसी के दौरान हुआ है, 24 मार्च को। तारीख ध्यान रखिएगा, 24 मार्च 2025 को ही इनको नियुक्त किया गया है। एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीएल जो है, ठीक है। तो नौयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसको किस कंपनी ने 100% अधिग्रहण किया है? अच्छा, किस कंपनी ने पूरा का पूरा इसको अपने अंदर क्या कर लिया, समाहित कर लिया, इसको पूरा खरीद लिया, पूरा मालिकाना हक इसका अपने पास ले लिया? तो बताना है किसके द्वारा किया गया है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हाल नहीं, ये तो नहीं है। इसके बाद अडानी विल्मर, ये भी इसके द्वारा भी नहीं किया गया। रिलायंस, हाँ, रिलायंस के द्वारा किया गया। अब देखिए, रिलायंस का कंपनी जो मेन है, मेन कंपनी का तो नाम क्या है, रिलायंस,
इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, एलटीडी। तो ये मेन कंपनी है, लेकिन इसका बहुत सारा क्या है, सब्सिडरी कंपनी भी है, ठीक है। मतलब ये मेन कंपनी है, इसके अंतर्गत और भी छोटा छोटा ढेर सारा कंपनी की बना दिया गया। तो उसी में से एक कंपनी है जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड, ठीक है। तो बिजनेस के वेंचर्स को यहाँ देखने के लिए ये पूरा का पूरा कंपनी बनाया गया है, रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड। और इसी कंपनी ने एनटीपीएल को क्या कर लिया है, 100% खरीद लिया है, ठीक है। 100% इसका शेयर क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। मतलब अब इस पे एनटीपीएल पे भी मालिकाना हक एक तरह से देखिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखिए तो किनका हो गया, मुकेश अंबानी जी का ही हो गया है। यहाँ भी 47वां एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था यहाँ 29 अगस्त को पिछले साल। तो उस समय से ही इस पे चिंतन चल रहा था, इस पे सोचा जा रहा था कि किस तरह से इसको खरीदा जाए। यहाँ प्राइवेट लिमिटेड है तो इसको लिया जाए कि नहीं, कितना शेयर लिया जाए। तो इन्होंने बोला कि 100% शेयर ही इसका ले लिया जाए, ठीक है। तो 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा कर दी गई है, किसमें, एनटीपीएल में। किसके द्वारा, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी, ठीक है। तो उसकी सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनोज भारती राजा, ठीक है, तो मनोज भारती राजा का 48 वर्ष की आयु में यहाँ निधन हो गया है। वो कौन थे, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इतिहासकार थे, नहीं अभिनेता निर्देशक थे, यहाँ सही है। अभिनेता तो कम थे, निर्देशक ज्यादा थे, ठीक है। अभिनेता भी अभिनय भी किया है इन्होंने, लेकिन छोटा छोटा रोल करते थे, मतलब गेस्ट अपीयरेंस की तरह इनका रोल था। ज्यादा ये निर्देशक की भूमिका में ही थे, ध्यान रखिएगा। कहाँ के है, तो ये साउथ इंडिया जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ये डायरेक्टर थे, ठीक है, इंडस्ट्री, ठीक है। इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य, ठीक है। ये विषय है, विषय क्या है, ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन सबसे पहला, क्लाइमेट चेंज जो है, दूसरा है यहाँ माउंटेन, और तीसरा है मानवता का भविष्य, कि क्या आखिर भविष्य होने वाला है इस मानव जाति का। इस विषय पर पहला यहाँ सागर माथा संवाद किया जा रहा है 2025, ठीक है। सागर माथा संवाद किया जा रहा है 2025, होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाना है, तो कहाँ किया जाना है, ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन होगा नेपाल में। किस देश में होगा, नेपाल। और नेपाल से रिलेटेड यहाँ पे नई दिल्ली नहीं है, ढाका नहीं है, काठमांडू, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, काठमांडू। काठमांडू में होना है। यहाँ आपको पता होगा कि हिमालय का जो ग्लेशियर है बहुत तेजी के साथ यहाँ पे घट रहा है। इसकी जो गहराई है वो तेजी के साथ घट रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, जलवायु परिवर्तन तो होगा ही, साथ ही साथ जो पर्वत की संरचना है, उस पर्वत के आसपास जो बसे लोग हैं, जो आसपास की भौगोलिक स्थिति है, उस पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। और इससे क्या होगा, मानवता का भविष्य अब देखेंगे कि किस ओर बढ़ता है। इसमें कुछ अच्छाई होता है या बुराई होता है, तो ज्यादातर चांस तो है कि बुरा ही होगा कुछ ना कुछ। अगर हम लोग प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ कर देगी, ठीक है। तो इस कारण इसी विषय पर यहाँ 16 से, देखिए डेट ध्यान रखिएगा, 16 से 18 मई 2025 तक काठमांडू में यहाँ इस विषय पर, जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर यहाँ पहला फर्स्ट फर्स्ट है सागर माथा संवाद यहाँ किया जा रहा है। तो सागर माथा संवाद आएगा तो तुरंत आप समझिए कि नेपाल में ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजधानी दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो अल्पसंख्यक आयोग, पहले अल्पसंख्यक के लिए मंत्री आपको ध्यान रखना है, किरण रिजिजू, ध्यान रखना है, अगर मंत्री पूछा जाए तो किरण रिजिजू, ठीक है। तो किरण रिजिजू यहाँ पे अल्पसंख्यक के मंत्रालय के मंत्री हैं, लेकिन यहाँ राज्य मंत्री के द्वारा किया गया है। जो राज्य मंत्री है जॉर्ज कुरियन, ठीक है। तो इनके द्वारा, जॉर्ज कुरियन के द्वारा यहाँ पे किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसने इन्होंने जो भाषण हुआ इसमें क्या क्या है कि सशक्तिकरण किया जाएगा, और सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ठीक है। सरकार कभी भी अल्पसंख्यक का साथ तो छोड़ेगी नहीं। और भारत में ऐसे भी देखिए अल्पसंख्यकों के लिए कितना ज्यादा अलग अलग तरह का यहाँ पे सुविधा दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है उस कमीशन के द्वारा, यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के द्वारा यहाँ और ज्यादा उनको अल्पसंख्यकों को सशक्तिकरण किया जाएगा, उनका और ज्यादा उनको आगे लाया जाएगा मुख्य धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन, माफ करिएगा, भारत चीन का जो सीमा मामला है उस पे डब्ल्यू एम सी सी होता है हमेशा वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंट एंड
कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो डब्ल्यूएमसीसी का बैठक होता है, इसकी 33वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो कहाँ पे आयोजित की गई है, जगह बताना है। मुंबई, मुंबई में नहीं हुआ है, दोमा में भी नहीं, मनीला भी नहीं, बीजिंग में, ठीक है। तो चीन के बीजिंग में यहाँ पे हुआ है हाल ही में। अभी आपको पता होगा कि भारत चीन के बीच में बहुत ही ज्यादा क्या है, टेंशन चल रहा था। किसको किसको लेकर के, तो सीमा विवाद को, सीमा मामले को लेकर के। तो इसमें भारत के तरफ से यहाँ जो प्रतिनिधिमंडल गया है, उसमें गौरंग गौरंग लालदास जो है इसका सामने से अगुवाई कर रहे हैं। और चीन के तरफ से अगर देखा जाए तो विदेशी मंत्रालय है, उसके जो यहाँ अधिकारी हैं, होंग सियांग यहाँ पर कर रहे हैं। इनका चर्चा हुआ अभी तो पिछले कुछ दिन में, जब पुतिन साहब की अध्यक्षता में यहाँ थोड़ा सा पीछे से कोऑर्डिनेट किया गया था, तो भारत और चीन के बीच में संबंध बेहतर हुए थे। हो सके कि और भी ज्यादा भविष्य में बेहतर संबंध हो, जिससे कि भारत और चीन दोनों के लिए क्या होगा, यह बेहतर स्थिति होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, जीएसएमए, आपको पता होगा, जीएसएमए, ठीक है। तो ये इंडिया में ग्लोबल सिस्टम फॉर जो भी मोबाइल कम्युनिकेशन है उसके लिए कार्य करता है। इसमें बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, ये अध्यक्ष जो बने हैं कार्यवाहक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कार्यवाहक हैं, ठीक है। तो इनको किया गया है गोपाल विट्ठल को। किनको? गोपाल विट्ठल को। इससे पहले ये कहाँ थे? भारती, अगर देखा जाए इससे पहले कहाँ थे, तो भारती एयरटेल में थे। भारती एयरटेल में उपाध्यक्ष की भूमिका में थे, ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष की भूमिका में थे भारती एयरटेल में। लेकिन अब इनको वहां से आगे बढ़ाया गया है और इनको भेजा गया है जीएसएमए में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। और 2026 के अंत तक इनको नया अध्यक्ष चुनना है, ठीक है। तो तब तक के लिए इनको यहाँ पे बैठाया गया है। उसके बाद जो यहाँ परमानेंट आएंगे उनके बारे में भी जानकारी भविष्य में आपको दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं। आरईसी लिमिटेड जो के अध्यक्ष और एमडी का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है, मतलब किनको दिया गया है आरईसी लिमिटेड का अध्यक्ष और एमडी दोनों? अच्छा, ये भी देखिए, ये भी यहाँ पे जो कार्यभार दिया गया है, ये भी कार्यवाहक है, ये ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक है, क्योंकि अतिरिक्त प्रभार है। देखिए क्या है, ये अतिरिक्त प्रभार है। अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या होता है कि एक पद पे आप कुछ जिम्मेवारी का वहन कर रहे हैं, एक पद पे आप बने हुए हैं, इसके साथ ही साथ बगल का एक और पद है, उसी के समकक्ष हो या उससे छोटा हो या उससे रिलेटेड हो, तो इसकी भी जिम्मेवारी दे दी जाती है। तो इस तरह का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। तो इसका आरईसी लिमिटेड के लिए, अच्छा, पहला ही जवाब सही है यहाँ। परमिंदर चोपड़ा को यहाँ दिया गया है। यहाँ इनको 3 महीने की अवधि के लिए यहाँ पे जो आरईसी लिमिटेड है इसके अध्यक्ष और सीएमडी के रूप में यहाँ अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके बाद फिर यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार से इनको मुक्त किया जाएगा और जो नए यहाँ पे चुन करके आएंगे उनको यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जितने भी सवाल बन सकते थे करंट अफेयर्स के, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने के साथ ही मित्रों को शेयर कर दें। अगर आपको लगता है कि यह कंटेंट आपके सरकारी नौकरी जो है, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब में हेल्पफुल है, तो इसको और अपने मित्रों के साथ फैलाएं, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। बेल आइकन दबाते ही अगला जितना भी सेशन होगा उसका सारा नोटिफिकेशन आप पर यथाशीघ्र आप तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।